देखो, कल आपको कौन से स्थल तक पहुँचे थे? कल आपको ये समझ लीजिए कि कल जो स्थल पढ़ाए गए थे वो स्थल आपके थे भारत की तरफ के पढ़ा रहे थे। तो पहला स्थल हम रोपड़ पढ़ा दिए थे, ठीक है। और रोपड़ के बाद बनावली, और बनावली के बाद राखीगढ़ी, ठीक है, राखीगढ़ी। ये 3 स्थल कल पढ़ाए थे और ये 3 स्थल पढ़ाने के बाद लाइट चली गई थी, है ना। तो जब इन 3 स्थलों को पढ़ाने के बाद लाइट चली गई तब आगे के स्थल पढ़ेंगे। लेकिन आगे के स्थल पढ़ने से पहले इनको दोहरा लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कल आपको बताया गया था कि रोपड़ कौन से राज्य में था? पंजाब में। बनावली हरियाणा, ये भी हरियाणा। उसके बाद रोपड़ में क्या मिला था? तांबे की कुल्हाड़ी मिली थी कि नहीं मिली थी? मनुष्य के साथ जानवर के दफनाने के साक्ष्य मिले थे, और उस जानवर में जो हमारे इतिहासकार हैं वो ये बता रहे हैं कि कुत्ता था। कौन सा जानवर था? कुत्ता था। ये चीज़ें बताई गई थी। बनावली में तीनों हड़प्पा सभ्यता की 3 विशेषताएं दिखाई गई थी, प्राग की, आदि की, है ना, इसकी। उसके बाद राखीगढ़ी की विशेषता ये बताई गई थी कि इसमें आपको दुर्ग टीले काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, और ये बताया गया था कि राखीगढ़ी भारत में सबसे बड़ा स्थल है। जिस तरह पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो, वैसे भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ तक कल पढ़ा दिया गया था। अब आज हम चलेंगे, किसे पढ़ेंगे? कालीबंगा को। किसे? कालीबंगा। सबसे पहले देख लीजिए मैप में भारत में कालीबंगा। दिख रहा है? ये मैप दिख रहा है ना? ये अब देखो, ये तुम्हारा राज्य राजस्थान है। ये इसको दूसरा कलर करते हैं। ये हमारा राजस्थान है। देखिए, राजस्थान का यहाँ पर एक ज़िला पड़ता है जिसको कहते हैं हनुमानगढ़। कौन सा ज़िला है? हनुमानगढ़। तो इसी हनुमानगढ़ ज़िले का एक गांव है, हिला क्या? अब सही है। इसी हनुमानगढ़ ज़िले में एक गांव है, और उस गांव को कहा जाता है कालीबंगा। क्या कहा जाता है? कालीबंगा। ये ठीक। अब देखिए, कालीबंगा में बहुत सारी चीज़ें मिली थी, जैसे कि काली चूड़ियाँ मिली थी। तो काली चूड़ियाँ यहाँ मिली तो उसी के कारण इसका क्या नाम पड़ा? कालीबंगा। आप देखे होंगे, कोई भी गांव हो, कोई भी शहर हो, कोई चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर अधिकता है तो कभी कभी उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। या कोई बहुत फेमस व्यक्ति था उस ज़िले का या उस गांव का, तो उसके नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ? तो वैसे ही कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में एक गांव है राजस्थान में, और इस गांव में काली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिली थी। क्या मिली थी? काली चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मिली थी, इसलिए इसे कालीबंगा कहा गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो राजस्थान के कहाँ पर है? इस साइड पर है, यहाँ बाकी नहीं, इसी साइड पर। अब चलते हैं आगे। अब लेते हैं तुम्हारा कालीबंगा। ठीक। अब देखिए, कालीबंगा स्थल तुम्हारा क्या हो गया? कालीबंगा। और किस देश में ये स्थल है? तो भारत में है। भारत के किस राज्य में है? तो राजस्थान में है।
बात समझ में आ रही? भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में। अब देखिए आगे, राजस्थान के किस जिले में ये स्थल है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। ठीक, उसके बाद इस स्थल की खोज किसने किया? खोज कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1952। और इसके खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष। इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। तो अब देखिए बिल्कुल सिंपल है। स्थल का क्या नाम है? कालीबंगा। देश कौन सा है? भारत। राज्य कौन सा है? राजस्थान। जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। खोज कब हुई? 1952 ईस्वी। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली? यहाँ पर देखिए 2 चीज़ आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं है। पहली चीज़ ये याद रखना है, यहाँ पर काली चूड़ियाँ मिली है। क्या मिली है? काली चूड़ियाँ। ठीक है, काली चूड़ियाँ यहाँ पर मिली। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पर ये कि यहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। बात समझ में आ रही है? जुते हुए खेतों के साक्ष्य यहाँ पर आपको मिले हैं। कहाँ पर? कालीबंगा में। काली चूड़ियाँ मिली, जुते हुए खेत। ये 2 पॉइंट याद रखना, ये यही पूछा जाता है। ठीक है, कालीबंगा से। अब आगे चले। अब देखिए जिस तरह मैं आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो में, किसमें? मोहनजोदड़ो में 2 टीले थे ना, एक ऊपर का और एक नीचे का। तो आपको ये बताया गया था कि ऊपर वाला जो दुर्ग था उसमें पुरोहित रहते थे। कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। अब पुरोहित में ये कहिए, पुरोहित में आ जाते थे उच्च वर्ग के लोग। कौन से? उच्च वर्ग के लोग रहते थे। इसमें बाउंड्री चारों तरफ थी, पहले कच्ची दीवार की, फिर पक्की दीवार की, चारों तरफ बाउंड्री थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, आप देखिए कहने का अर्थ है जहाँ पर राजा रहते थे उस समय जो अधिकारीगण थे, जैसे उस समय के IAS PCS अधिकारी, वो सब कहाँ रह रहे हैं? उच्च टीले पर। और उनको सुरक्षा के दृष्टि से कि उनके ऊपर अगर बाहरी आक्रमण कोई करता भी है तो वहाँ पर नहीं हो पाएगा। बाकी निचले स्तर पर कौन? जो सेवा करने वाले लोग थे वो नीचे स्तर पर रहते थे, मतलब निचला जो टीला था यहाँ पर। तो सेम यही चीज़ इसमें भी थी। किसमें? कालीबंगा में। एक उच्च टीला था जिसे हम कहते हैं उच्च दुर्ग, एक तुम्हारा निचला टीला था। तो निचला टीले में गांव वाले लोग रहते थे जो कमजोर, आप ये कहिए जो कमज़ोर व्यक्ति थे। और उच्च वाले टीले में कौन रहते थे? जो शक्तिशाली व्यक्ति थे। बात समझ में आ रही इतनी? वो लोग रहते थे। ठीक, यही। और उनको किसका ज्ञान था? खेतों का ज्ञान था, तभी तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले यहाँ पर, है ना। काली चूड़ियाँ मिली। हाँ, एक चीज़ और रह गया यहाँ पर। देखिए एक चीज़ ये रह गया कि ये किस नदी के तट पर स्थल है। तो याद रखना, अगर नदी की हम बात करें तो ये तुम्हारा घग्घर नदी के तट पर है। कौन सी? घग्घर। इसी नदी को हम सरस्वती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी। बात समझ में आ रही? लेकिन अब ये नदी क्या हो गई? विलुप्त हो गई है। घग्घर नदी या सरस्वती नदी क्या हो गई है? पूरी तरह विलुप्त हो गई है। बस केवल साक्ष्य मिलते हैं कि हाँ इस जगह कोई नदी थी। कोई दिक्कत इसमें? चले हम आगे। अब अगला स्थल हम लेते हैं, और अगला स्थल हमारा जानते हो कौन सा है? अगला स्थल हमारा है गुजरात का। कौन सा है? गुजरात का। और उस स्थल का नाम है धौलावीरा। क्या नाम है? धौलावीरा। चले गुजरात वाले में, धौलावीरा। ठीक, अब देखिए धौलावीरा स्थल तुम्हारा जो है ये गुजरात राज्य में है। तो स्थल तुम्हारा हो गया कौन सा? धौलावीरा। और उसके बाद अगर हम बात करें देश की तो किस देश में है ये? भारत में। और राज्य की बात करें तो राज्य कौन सा हमारा है? गुजरात है। और गुजरात के किस ज़िले में यह स्थल है? तो जानते हो किस ज़िले में है? गुजरात के ये कच्छ के ज़िले में है। कौन ज़िले में है? कच्छ।
और कच्छ में आपको पता ही है कि इस समय पूरा दलदल और रण है। कच्छ का रण फेमस है ना। हाँ, तो वहाँ पर कुछ नहीं है, केवल नमक ही है अब तो। लेकिन पहले क्या था कि एक शहर था। और सुनिए, धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा शहर है। जैसे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन था? मोहनजोदड़ो। वैसे भारत में सबसे बड़ा शहर कौन था? धौलावीरा। बताया ये जाता है, इतिहासकार ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा शहर भारत में पाए गए हैं। बात में भले ही सबसे बड़ा शहर कहाँ पर हो, गुजरात में, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, पाकिस्तान में, लेकिन सबसे ज़्यादा शहर कहाँ है? भारत में है। जानते हो, गुजरात के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के 200 शहर पाए गए हैं। कितने शहर? 200 शहर गुजरात के अंदर पाए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 200 शहर। और भारत में तो कई शहर हो जाएंगे, केवल गुजरात में 200 शहर पाए गए। तो भारत में सबसे बड़ा शहर कौन सा था? धौलावीरा। कौन सा था? धौलावीरा। अब देखिए आगे चलते, इतनी बात समझ में आ गई? तो भारत में सबसे बड़ा शहर कौन था बताइए? धौलावीरा। अब देखिए इसकी खोज तो धौलावीरा की खोज 1969 ईस्वी में की गई थी। और इसकी जो खोजकर्ता थे, कौन खोजकर्ता? जेपी जोशी। कौन थे इसके खोजकर्ता? कौन थे? जेपी जोशी। जेपी जोशी का पूरा नाम है जगतपति जोशी। क्या नाम है? जगतपति जोशी। इन्होंने इसकी खोज की। अब देखिए धौलावीरा से आपको कुछ नहीं याद रखना, एक चीज़ याद रखना। यहाँ जानते हो, यहाँ पर शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। किसके? शल्य चिकित्सा। धौलावीरा से किसके साक्ष्य मिले? शल्य चिकित्सा। आप ये कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं क्या बोलते हैं, मेडिकल स्टोर, या आप अस्पताल कह सकते हैं। मतलब आप समझिए, भारत का सबसे बड़ा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का है, तो इसका मतलब है कि देखिए इन लोगों के यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था थी, है ना। जैसे अपने यहाँ एम्स है ना, तो वैसे ये समझ लीजिए कि एम्स ही था उस समय का। ठीक। दूसरा, यहाँ पर टाइल्स के साक्ष्य मिले हैं। किसके? टाइल्स के। ठीक है, पत्थर होता है ना टाइल्स। अब आप ये समझ सकते हैं कि कितना ये होशियार रहे हैं कि घर में टाइल्स भी लगवाते रहे हैं। अपने यहाँ अभी तो गाँव में अब पहुँच रही है टाइल्स धीरे धीरे, लेकिन पहले कहाँ पहुँची थी टाइल्स? नहीं पहुँची थी। लेकिन शहरों में है, लेकिन शहरों में अभी सब घरों में नहीं है। लेकिन धौलावीरा में टाइल्स मिली है, तो आप समझ लीजिए कितना एडवांस शहर रहा होगा कि शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिले हैं, टाइल्स के भी साक्ष्य मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एडवांस रहा होगा कि नहीं रहा होगा, है ना। हाँ। अब चलते हैं आगे। अब देखिए नदी की अगर हम बात करें तो मनहर नदी। कौन सी नदी? मनहर नदी। ठीक है, एक छोटी सी नदी है, लेकिन मनहर ना आए तो कुछ लोग कहते हैं कि मनहर नदी के तट पर था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये लूनी नदी के तट पर। लूनी नदी राजस्थान से गुजरात में बहती कि नहीं बहती? तो किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, दोबारा दोहरा लेते हैं इसे। दोहरा ले, देखिए दोबारा में। धौलावीरा स्थल है, देश कौन सा? भारत। राज्य कौन सा? गुजरात। जिला कच्छ। खोज 1969 ईस्वी में। खोजकर्ता जेपी जोशी इसके खोजकर्ता थे। उसके बाद यहाँ पर दो बातें आपको याद रखना है, एक शल्य चिकित्सा, दूसरा टाइल्स, तीसरा मनहर नदी और लूनी। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। अब चलते हैं आगे। गुजरात के 2 स्थल और हम पढ़ेंगे, एक तुम्हारा लोथल है और दूसरा तुम्हारा कौन सा है? रंगपुर। ठीक, उसके बाद भारत के स्थल खत्म। बस में बाकी तो आपको नॉर्मली याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बाकी जगहों से क्वेश्चन नहीं बनते। चलिए अब आगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगला स्थल हम लेते हैं लोथल। कौन सा? लोथल। देखिए लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख क्या था बताइए? बंदरगाह था। हाँ ठीक। अब देखिए तो तुम्हारा स्थल क्या हो गया? लोथल। गलत लिख दिया, लोथल। और उसके बाद
देश कौन सा है अपना? भारत है, ठीक है। और राज्य कौन सा तुम्हारा है? तो गुजरात, ठीक है। किस राज्य के अंतर्गत लोथल आता है? गुजरात के अंतर्गत आता है। अच्छा देखिए, ज़िले की अगर हम बात करें तो इसका जो ज़िला लगता है वो अहमदाबाद। कौन सा? अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद ज़िला लगता है इसका, ठीक है। लोथल अहमदाबाद। अगर हम बात करें नदी की, हाँ कहीं की, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। चले आगे। अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी खोज की, किसकी? लोथल की, तो 1954 ईस्वी में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? 1954। अच्छा देखिए, इसकी खोज 1954 ईस्वी में हो गई, लेकिन इसकी खोज किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, किसने किया था? आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ने इसकी खोज किया था, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि इसे कोई व्यक्ति ने नहीं खोजा, एक संस्था ने इसे खोजा, जो पुरातात्विक विभाग की है और वो पुरातात्विक चीज़ों का सर्वे करती है। बात समझ में आ गई? तो उसने कब इसको खोजा? 1954 में। अब देखिए, नदी कौन सी है? तो नदी कौन सी है? भोगवा नदी। किस नदी के तट पर लोथल है? भोगवा नदी के तट पर तुम्हारा क्या है? लोथल है। लोथल में तुम्हें एक बात याद रखनी है। देखिए, यहाँ पर फारस की मोहरें मिली हैं। किसकी मोहरें मिली हैं? फारस की। अच्छा, फारस जानते हैं? फारस किसे कहते हैं? देखिए, फारस ईरान को कहते हैं। इस जगह थोड़ा वर्ड मैप ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए, ये तुम्हारा वर्ड मैप है ये। अब देखिए, वर्ड मैप में यहाँ पर आपका लोथल है, और ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये पूरा फारस था। ये पूरा क्या था? फारस। ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस ही तो है, तो ये वाला फारस है। तो इधर के इस साइड की मोहरें लोथल में मिली हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इधर से ईरान साइड भारत क्या उस समय क्या करता था? व्यापार करता था कि नहीं करता था? तभी तो मोहरें मिल रही। जैसे कि मान लो हमारे देश के लोग अमेरिका जाते हैं, और अमेरिका जाने के बाद यहाँ की मुद्रा यहाँ लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं? चलना चलाने के उद्देश्य से लेकर आता, दिखाने के उद्देश्य से तो आते हैं। आप देखना, जो भी लड़का सऊदी जाए, अमेरिका जाए, वो वहाँ की नोट ज़रूर अपने जेब में रखेगा, क्योंकि थोड़ा भौकाल टाइट होता है, समझ रहे ना। वो दिखाएगा, देख डॉलर, मेरे पास डॉलर है, मेरे पास रियाल है। बात समझ में? आप ही हमारे यहाँ के लोग क्या होंगे? यही कहते हैं कि यार एक काम कर, ये डॉलर मुझे दे दे, ले 100 रुपये ले ले। समझ रहे? मैं भी दिखाऊंगा कि नहीं मेरे पास क्या है? डॉलर है। बल्कि ठीक है। तो अब मान लो कभी अगर यहाँ से वो नष्ट हो जाए और दूसरी कोई नई सभ्यता है, तो यहाँ पर अगर उसके पैसा मिले, वहाँ तो ज़्यादा मिल रहे हैं, यहाँ कम मिल रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है ना कि नहीं यहाँ के लोग वहाँ क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो वैसे ही तुम्हारे लोथल में क्या मिला था? फारस की मोहरें मिली थी। किसकी मोहरें मिली थी? फारस की मोहरें। कोई दिक्कत? लोथल समझ में आ गया? ठीक है। भोगवा नदी है। अब आगे चलते हैं। लोथल में फारस की मोहरें मिली थी। अब आगे चले, अब अगला स्थल लेते हैं। अब अगला स्थल हमारा है जिसे हम कहते हैं रंगपुर। क्या कहते हैं? रंगपुर। देखिए, रंगपुर भी गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। तो स्थल तुम्हारा हो गया रंगपुर, ठीक है, रंगपुर। और देश कौन सा हो गया? भारत। और उसके बाद राज्य गुजरात हो गया, ठीक है। ये स्थल गुजरात में मिला, ठीक। और इसका सेम जिला है अहमदाबाद, ये भी है, ठीक है, जिला सेम है। और नदी की अगर हम बात करें कि कौन सी नदी के किनारे तुम्हारा रंगपुर है, तो सुखभादर नदी किनारे। कौन सी नदी है? सुखभादर। तो नदी कौन सी है? ये सुखभादर। हाँ, कहीं कहीं जानते हो क्या लिखता है? साबरमती लिखा जाता है। तो याद रखना, सुखभादर नदी जो है वो साबरमती की एक छोटी सी सहायक नदी है। तो कहीं कहीं अगर
क्वेश्चन ऑप्शन में ये ना रहे साबरमती रहे तो आपको साबरमती सही करना है। जैसे कि सुनिए, तुम्हारा जो दक्षिण भारत का सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी स्थल है जिसका नाम है क्या, दैमाबाद। तो दैमाबाद तुम्हारा प्रवरा नदी के तट पर है, लेकिन प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है, छोटी सी है। अब मान लो कभी कभी क्या कर दे कि वो प्रवरा न लिख के गोदावरी कह दे, तो अब इस जगह घबराने वाली बात नहीं है, गोदावरी सही है। हाँ, अगर प्रवरा गोदावरी दोनों साथ दे रहा है तो फिर प्रवरा सही है। कौन सा सही है, प्रवरा। अब पहली बात तो दोनों साथ देगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको हाई कोर्ट नहीं जाना या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। लड़का बहू सब वो होते हैं, सीधा केस कर देंगे कि ये क्वेश्चन गलत है। तो वो भी तो सोच समझ के, को जो भी पेपर बनाएगा वो सोच समझ के पेपर बनाता है, उसको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं चक्कर लगाना। बात समझ में आ रही है। चलें, तो कौन सी नदी के तट पर है, सुखभादर नदी। कौन सी, सुखभादर। चले बाकी। अब देखिए इसकी खोज, इस स्थल की जो खोज हुई थी 1953 से 54 के बीच में हुई थी, और इसकी जो खोज किए थे रंगनाथन राव ने। किसने किया था, रंगनाथन राव। ठीक है, देखो रंगनाथन राव ने, इसकी खोज किसने किया, रंगनाथन राव। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ मिला, आखिरकार ये क्यों इतना फेमस हो गया। तो यहाँ एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर क्या मिली, धान की भूसी। किसकी भूसी मिली, धान की भूसी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। मिट्टी के मृद भांड तो हर जगह मिले, धान की भूसी कहाँ पर मिली, तुम्हारे रंगपुर में। बात समझ में आ रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितना एडवांस थे, सिंधु घाटी वाले थे कि नहीं थे। बात समझ में आ रही। अब देखिए, अब सभी जितने स्थल पढ़ाए गए हैं, अब इन सभी स्थलों को मैप के थ्रू देख लेते हैं, कहाँ पर कौन सा स्थल है। चलें, अब देखिए, अब इसे पूरा मैं काट रहा हूँ और अब ले रहे हैं मैपिंग। बस जितनी ज़रूरत है इतने ही लेंगे, इसके ऊपर नहीं लेंगे। ठीक है, जितनी ज़रूरत है इतना ही लेंगे। अब देखिए ध्यान समझिए, यहाँ पर तुम्हारा लोथल है और यहाँ पर तुम्हारा रंगपुर है, यहाँ धौलावीरा है। यहाँ क्या है, धौलावीरा। तो यहाँ आपका धौलावीरा हो गया, यहाँ आपका लोथल हो गया और ये आपका रंगपुर हो गया। तो अब देखिए, ये हमारी खंभात की खाड़ी है कि नहीं है। कौन सी खाड़ी है, खंभात की खाड़ी। और इसके इस साइड पर फारस की खाड़ी, इसके ऊपर फारस है। तो यहाँ से ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। किससे, लोथल से। तो लोथल एक क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। तो ये तीन स्थल गुजरात के पता लग गए, कौन कौन से, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर। अब देखिए, यहाँ महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता नासिक। कौन सा जिला है, नासिक। तो नासिक के पास से तुम्हारी गोदावरी नदी निकलती है कि नहीं निकलती। तो गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी है। तो प्रवरा नदी के तट पर तुम्हारा कौन सा स्थल है, दैमाबाद। दैमाबाद। तो दैमाबाद किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये स्थल कहाँ का हो गया, महाराष्ट्र का। अब देखिए, यहाँ पर तुम्हारा ये राजस्थान है। तो राजस्थान में इस साइड से एक नदी पहले बहती थी, लेकिन अब नहीं बहती, और इस नदी को कहा जाता था क्या, घग्घर। क्या कहा जाता था, घग्घर नदी। और घग्घर नदी के तट पर कौन सा स्थल, बताइए कौन सा स्थल, कालीबंगा। ठीक है, अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर हिसार जिला पड़ता है। बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के, वो बनावली का नाम, हाँ, बनावली और राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा के हिसार। और इसी घग्घर नदी की सहायक नदी एक थी रंगोई नदी और दूसरी घग्घर तो थी। तो तुम्हारा जो राखीगढ़ी था वो किस नदी के तट पर, घग्घर। और जो तुम्हारा बनावली वो रंगोई नदी के तट पर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर तुम्हारा देखिए, यमुना नदी ऐसे आती है। यमुना की एक सहायक नदी हिंडन नदी है। तो हिंडन नदी के तट पर कौन सा स्थल, तुम्हारा आलमगीरपुर। हिंडन नदी के तट पर कौन सा स्थल, आलमगीरपुर। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए, पंजाब में इस साइड से एक नदी ऐसे जाती है जिसका क्या नाम है, सतलज। और सतलज नदी के तट पर कौन सा स्थल, रोपड़।
कौन सा स्थल? रोपड़। रोपड़ पर कहाँ पर? पंजाब पर। ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में ऐसे एक नदी जाती है, ऐसे चिनाब नदी, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर क्या है तुम्हारा? मांडा। कौन सा स्थल? मांडा। और मांडा और बुर्जहोम दोनों वहीं पर हैं। कौन कौन से? मांडा और बुर्जहोम। इतनी बात समझे? तो ये भारत की तरफ के स्थल हो गए। अब पाकिस्तान की तरफ के स्थल देख लेते हैं। किसके तरफ के? पाकिस्तान की तरफ के। अब देखिए भारत की तरफ में कोई दिक्कत बताओ? नहीं दिक्कत ना, अब तो पहचान जाओगे। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ के स्थल देख लेते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ के स्थल में ये सिंधु नदी बह रही कि नहीं बह रही? यहाँ से रावी नदी जाती है। ठीक है। रावी नदी के तट पर पहला कौन सा स्थल मिला था बताइए? यहाँ पर कौन सा पहला स्थल मिला था? हड़प्पा मिला था कि नहीं मिला था? है ना। उसके बाद यहाँ पर कौन सा स्थल मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो मिला। ठीक है, मोहनजोदड़ो। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बाद चहुंदड़ो। कौन सा? चहुंदड़ो। अच्छा चहुंदड़ो। देखिए यहाँ पर एक स्थल आमरी है। कौन सा है? आमरी। आमरी के बाद कोट दीजी। कोट दीजी ये भी पाकिस्तान में। और इस साइड पर कौन सा स्थल तुम्हारा बताइए? दास्क नदी के तट पर जिसे हम कहते हैं सुतका गेंडोर। कौन सा? सुतका गेंडोर। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे अब आपको समझ में आ गए होंगे। आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे अब आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और अब चलते हैं आगे। इस सभ्यता का विनाश का जड़ देखते हैं कि इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। ठीक है भाई, एक चरम बहुत अच्छी सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी, और ये अचानक ख़त्म कैसे हो गई। ठीक है। तो देखिए अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। बात समझ में? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी महामारी बीमारी आई होगी जिसके चलते ये सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जलवायु का परिवर्तन हुआ था जिसके चलते ये सभ्यता खत्म हो गई। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बहुत भयानक बाढ़ आई थी जिसके चलते ये सभ्यता नष्ट हो गई। तो देखिए जब सभी इतिहासकार अपने अपने मत रखने लगे, लेकिन कौन सा मत ज़्यादा सिद्ध हुआ? बाढ़ वाला, कि बहुत भयानक बाढ़ आई थी इस क्षेत्र में, तभी जितने भी गांव थे शहर थे सब पूरा क्या हो गया? डूब गए। और जो लोग बचना था वो लोग बच गए, और जो लोग नहीं बचना था जिन्हें वो मर गए। मतलब जिन्हें बचना था वो बच गए और जिन्हें नहीं बचना था वो चले गए। ठीक है। तो जो लोग दब गए तो आज भी आप राखी गाड़ी जाइए वैसे ही वो दबे हैं। अब तो उनकी मान लो जो जीवाश्म है तो बहुत कमज़ोर हो गया होगा क्योंकि बहुत पुराना चीज़ हो गया, लेकिन वैसे है, ऊपर से मिट्टी नीचे से मिट्टी, अब बीच में वो उनकी जो हड्डियां हैं अस्थियां हैं वो दिखाई देती हैं। आप जाके उसे निकाल सकते हो। हाँ बात समझ लो, राखी गढ़ी में ऐसा है। हाँ वो टीला नहीं, मृतकों का टीला तो मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। बात समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं ये बाढ़ ही बताई जा रही है और बाढ़ ही ज़्यादा सिद्ध हो रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मेन नष्ट होने का कारण क्या है? बाढ़। अब देखिए आज से तुम्हारा सिंधु घाटी सभ्यता होता है ख़त्म। अब हम शुरू करेंगे वैदिक सभ्यता को। किसको? वैदिक सभ्यता, या उसी को हम कहते हैं वैदिक काल। कोई दिक्कत? शुरू करें? अब देखिए कौन? अब देखिए हम शास्त्र नहीं पढ़ा रहे हैं, हम इतिहास पढ़ा रहे हैं। और जो तुम्हारे शास्त्र हैं वो अपनी जगह हैं और इतिहास अपनी जगह होती है। देखिए इतिहास भावनाओं में नहीं लिखी जाती और इतिहास साक्ष्यों पर लिखी जाती है। अगर मान लो आपके ऊपर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो भावनाओं में आकर नहीं लिखा जाएगा, आपके यहाँ पहले रिसर्च किया जाएगा, फिर उसके बाद आपके ऊपर इतिहास लिखा जाएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो अब हमारा कौन सा है? वैदिक सभ्यता। चलें वैदिक सभ्यता में शुरू करें। देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल, इसी को क्या कहते हैं? वैदिक काल। इसी को वैदिक सभ्यता या वैदिक काल कहते हैं।
देखो, जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में आपको बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता तुम्हारी नगरीय सभ्यता थी कि नहीं थी, वैसे जो तुम्हारी वैदिक सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। बात समझे? एक कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और जिस तरह आपको बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय तुम्हारा 3000, 2500, 2300 से लेकर 1700 के बीच में बताया गया था ईसा पूर्व, वैसे वैदिक काल का भी जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में बताया है। कब से कब तक? 1500 BC से 600 BC तक किसका समय बताया गया है? वैदिक काल का। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। अब देखिए, अब इस जगह इसके आगे अब आपको कल पढ़ाया जाएगा और ठीक है।